नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं एक जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप भी हमारे माध्यम से निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत किसी भी जातक अथवा जातिका का जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट के माध्यम से नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि हमें उपलब्ध करवा सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं और इस जातिका के द्वारा विवाह संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के माध्यम से हम यह जानेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से कौन से भाव से विवाह संबंधी प्रश्नों पर विचार किया जाता है और साथ ही साथ विवाह किस दिशा की ओर होगा, विवाह कब होगा इत्यादि प्रश्नों का विचार करने के लिए अथवा इत्यादि प्रश्नों का समुचित उत्तर प्रदान करने के लिए कौन सा ग्रह उत्तरदायी होता है अथवा कौन सा भाव उत्तरदायी होता है, इन सारे संबंधों पर विचार आज के इस जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष करूंगा। जिस जातिका की यह जन्म कुंडली है उस जातिका के द्वारा अपने नाम, जन्म स्थान की गोपनीयता बनाए रखने का प्रस्ताव हमारे समक्ष प्रेषित किया गया है। इसलिए इसके नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान की गोपनीयता को बनाए रखना हमारा परम उत्तरदायित्व होगा। इस जातिका की लग्न कुंडली आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रही होगी। आप इस जातिका की लग्न कुंडली स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। सर्वप्रथम इस जातिका के पंचांग की चर्चा मैं आप सभी के समक्ष करता हूं। पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन इस जातिका का जन्म होता है। अहमदाबाद का जन्म है, गुजरात का जन्म है। मनुष्य गण की यह जातिका है। प्रायः मनुष्य गण वाले व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने से पीछे हटते हैं और प्रायः मनुष्य गण वाले व्यक्तियों में प्रायः एक बात देखने को आती है कि ऐसे लोग परिश्रम शक्ति की अपेक्षा, पराक्रम शक्ति की अपेक्षा भाग्य शक्ति पर विशेष बल देने वाले होते हैं। यह जातिका जल तत्वीय है, तो जल तत्वीय जातिकाएं अथवा जातक भावनात्मक प्रकृति के होते हैं, कल्पनाशील प्रकृति के होते हैं। बहुत बार ऐसे जल तत्वीय जातक अथवा जातिकाओं की भावनाओं का दोहन भी होता है, इसलिए ऐसे जातक अथवा जातिकाओं को इस विषय से सावधान रहना चाहिए। इनकी लग्न कुंडली पर आप देख रहे होंगे वृश्चिक लग्न का इनका लग्न है। साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर सूर्य और केतु धनु राशि के विराजमान है और इनकी जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर मकर राशि के बुध विराजमान है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर बृहस्पति और शनि विराजमान है कि बृहस्पति सप्तम स्थान के कारक ग्रह भी होते हैं और शनि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर ही दिग्बली भी होते हैं। इनकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर चंद्रमा और राहु विराजमान है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर शुक्र ग्रह की राशि पर, तुला राशि पर मंगल विराजमान है। ये रही इनकी लग्न कुंडली। लेकिन चलित चक्र में इनके कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उन ग्रहों के परिवर्तन को भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव पर अकेले विराजमान हो जा रहे हैं चलित कुंडली में, क्योंकि जो बृहस्पति के साथ शनि आपको जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं वह चलित चक्र में षष्टम स्थान के स्वामी बन रहे हैं और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में जो बुध आपको तृतीय स्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चलित चक्र में ग्रह परिवर्तन होने के कारण वही बुध इनके जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर सूर्य, केतु और बुध के साथ विराजमान हो रहे हैं। ये तो रही इनकी जन्म कुंडली की, लग्न कुंडली की अथवा चलित कुंडली की सामान्य ग्रह चर्चा। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर यदि मंगल विराजमान होता है, लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, इन स्थानों पर मंगल के विराजमान होने से हमारे शास्त्रकारों के द्वारा इसे मंगली योग कहा गया है। तो ये जातिका भी मंगलिक है और साथ ही साथ किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली पर फलादेश करने से पूर्व उस जातिका के लग्न का विचार कर लेना चाहिए, लग्नेश का विचार कर लेना चाहिए। एक बात तो विशेष यह है कि भाव, भाव स्थिति और भाव कारक, इन तीनों की स्थिति को जानने के पश्चात ही किसी भाव का पूर्ण फल किसी भी ज्योतिषकर्ता को, किसी भी ज्योतिषवेत्ता को प्रश्नकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो इनके लग्नेश की स्थिति यदि आप देख रहे हैं तो इनका लग्नेश जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान है और हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 इन स्थानों पर यदि लग्नेश विराजमान होता है तो इसे कहते हैं अवयोग। प्रायः जिस भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में अवयोग बना रहता है, ऐसे जातक अथवा जातिकाओं को
भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त नहीं हो पाता है, अथवा ऐसे जातक अथवा जातिकाओं के जीवन में विशेष संघर्ष बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके भाग्य स्थान की हम चर्चा करें, एक बात ध्यान देने योग्य यह है, जिस भी जातक अथवा जातिका का लग्नेश कमजोर होता है, प्रायः यह देखने में आता है कि उस जातक अथवा उस जातिका का भाग्य स्थान भी कमजोर है। इनके भाग्य स्थान की हम चर्चा करें तो इनके भाग्य स्थान पर चंद्रमा कर्क राशि बनी हुई है। जिस राशि के राशि अधिपति होते हैं चंद्रमा, और इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर बुध की राशि पर विराजमान है, और चंद्रमा राहु की युति इनकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर यदि चंद्रमा विराजमान होता है तो इसे बालारिष्ट योग भी कहा जाता है। प्रायः चंद्रमा की इस स्थिति के होने के कारण ऐसे जातक अथवा जातिकाएं बाल्यावस्था में विशेष कष्ट के भोगी होते हैं, इसमें भी प्रायः कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है। शास्त्रों पर अथवा जीवन के उद्देश्यों को जीने के पश्चात ही हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा इन समस्त शास्त्रों के सिद्धांतों को अनुसंधान करने के पश्चात हम सभी ज्योतिष वेत्ताओं के समक्ष अथवा हम सभी सामान्य जनमानसों के समक्ष हमारे ऋषिजनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इनकी जन्म कुंडली पर भाग्य स्थान पर दृष्टिपात करने के पश्चात हम पाते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के जो भाग्येश हैं चंद्रमा, वह इनकी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से द्विद्वादश का संबंध बना रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ संबंध नहीं है। चंद्रमा अष्टम स्थान पर पीड़ित हो जाते हैं। प्रायः एक बात यह कही जाती है कि चंद्रमा को जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर दोष नहीं लगता, क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है। चंद्रमा मनसो जाता, और जहां पर चंद्रमा मन का कारक है और मन की कभी मृत्यु नहीं होती, और यहीं पर जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर सूर्य को भी दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य भी आत्मा का कारक है और आत्मा भी तटस्थ रहती है। आत्मा के विषय में तो श्रीमद् भगवत गीता में भी अनेकों श्लोक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। नैनम चिंदन शस्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि श्लोक। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर तटस्थ रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को जन्म कुंडली के अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता। लेकिन देखें, विचारणीय तथ्य यह है कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर चंद्रमा शुभ ग्रह, शुभ कारक नहीं होता, अपितु अपनी शुभता को खो देता है। इसलिए खो देता है क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान पर बैठने के पश्चात अष्टम स्थान की शुभता को बढ़ा देता है। जब चंद्रमा अष्टम स्थान पर बैठता है तो उस स्थान की शुभता को जब बढ़ा रहा है, तो निश्चित यह जानना चाहिए कि चंद्रमा अपनी शुभता को खो देगा, और जिस भाव का वह स्वामी है अथवा जन्म कुंडली के नवम स्थान का स्वामी, तो नवम स्थान का पूर्ण फल इस जातक अथवा जातिका को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य इन वार्तालापों से यह बात सिद्ध हो रही है कि इस जातिका को भाग्य का उतना सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे जातक अपनी पराक्रम शक्ति के माध्यम से, परिश्रम शक्ति के माध्यम से अपने जीवन काल में धन धान्य संबंधी जितने भी सुख भोगे जाते हैं, उन सारी सुख सौख्य संबंधताओं को प्राप्त कर लेते हैं। और इनके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर यदि हम देखें तो इनके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर चलित चक्र में हम देख रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति अकेले विराजमान है। पाराशर होरा शास्त्र का एक सिद्धांत है कारको भावनाशय, जिसका अर्थ यह है कि अगर कोई कारक ग्रह, जिस स्थान का वह कारक ग्रह है, उस स्थान पर अकेले विराजमान हो जाता है, तो निश्चित या उस भाव की वह हानि करता है। तो इनकी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर चलित चक्र में बृहस्पति अकेले विराजमान हो रहे हैं, तो इनको वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानियां थोड़ी रहेंगी। इसलिए इस जातिका को विशेष सलाह है, इस जातिका को जन्म कुंडली का मिलान करने के पश्चात ही वैवाहिक जीवन में गृहस्थ जीवन पर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह जातिका मंगली भी है और चंद्रमा से भी मंगल का संबंध, चौथे का संबंध हो रहा है, तो चंद्र लग्न से भी ये जातिका मंगलिक है। इसलिए इस जातिका को वैवाहिक जीवन पर प्रवेश तभी करना चाहिए जब ये जातिका पूर्ण रूप से अपनी जन्म कुंडली का मिलान कर ले। जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान पर शनि विराजमान है। शनि के षष्ठम स्थान पर विराजमान होने से स्वास्थ्य संबंधी विकार जातक अथवा जातिकाओं को देखने को प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान सूर्य बहुत बार जातक अथवा जातिकाओं को नेत्र संबंधी परेशानी भी दिलवा देते हैं। इसलिए इस विषय में भी जातक अथवा जातिकाओं को सावधान रहना चाहिए। अब आते हैं इनके प्रश्न की ओर। इनका प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा। तो दर्शकों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से विवाह संबंधी प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इनके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इनके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर चलित चक्र में केवल बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति सप्तम स्थान के कारक ग्रह होते हैं। कारको भावनाशय, यह सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहली स्थिति तो यह है कि इस जातिका को अपनी जन्म कुंडली का मिलान करने के पश्चात ही दाम्पत्य जीवन पर प्रवेश करना चाहिए। फिर दूसरा, वर्तमान पर इस जातिका को बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति स्वयं सप्तम स्थान पर विराजमान है। तो कहने का एक सिद्धांत तो यह बनता है
कि सप्तम स्थान पर अथवा सप्तमेश पर अथवा जो सप्तम स्थान का कारक ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो। और एक विषय और यहाँ पर देख विचारणीय है कि बृहस्पति की दशा में मंगल का अंतर चल रहा है और मंगल की भी दृष्टि इनकी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर पड़ रही है। तो इन सारे ग्रहों की स्थितियों को देखने के पश्चात यह बात में ज्ञात होती है कि वर्तमान में इस जातक अथवा जातिका के जन्म कुंडली के अनुसार वैवाहिक विवाह का योग बना हुआ है। लेकिन इस जातिका को विशेष सलाह यही है कि इस जातिका को वैवाहिक जीवन पर प्रवेश होने से पूर्व अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण रूप से मिलान कर लेना चाहिए। और जैसा कि यदि हम बात करें तो इनकी जन्म कुंडली के अनुसार इनके ग्रह क्षेत्र से उत्तर दिशा की ओर इनका विवाह का योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सामान्य प्रश्न उन्होंने पूछा है कि मानसिक अशांति बनी रहती है, इसका क्या कारण है। तो दर्शकों, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा ही मन का कारक ग्रह है और जन्म कुंडली पर आप देखेंगे कि चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर राहु के साथ विराजमान, ऊपर से सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। और जन्म कुंडली में एक विशेष, जब आप पंचांग की चर्चा सुन रहे होंगे तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा का जन्म है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर चंद्रमा विशेष रूप से पाप प्रभाव से ग्रसित रहते हैं, इसलिए भी इस जातिका को चंद्रमा संबंधी परेशानियां अथवा मानसिक परेशानी बनी रहती है। इस जातिका को इस मानसिक परेशानी से बचने के लिए एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक इस जातिका को करना चाहिए। तो दर्शकों, इस जातिका का एक ही केवल सामान्य प्रश्न था। तो इस जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत इस जातिका के प्रश्न का समुचित उत्तर देने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि को हमें उपलब्ध करवाएं ताकि हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।